के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सहारनपुर में बेहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब सिंचाई विभाग के अधिकारी पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कॉलोनी खाली करने का आदेश दिया। इस दौरान जिम्मेदार लोगों ने कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की। इस दौरान 345 मकानों पर निशानदेही की गई। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि कोर्ट का स्टे होने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि उप राजस्व अधिकारी का कहना है कि जमीन पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं इस पर कोर्ट से 70 मकानों पर स्टे लगा है। इसके बाद 70 मकानों को छोड़कर बाकी पर निशानदेही की गई। 3 दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिन बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। कॉलोनी में जो है जो हमने इनके लोगों पे जो अवैध कब्जे किए सबसे पीपीएस के वाद जारी किए थे, उसमें जो है पीपीएस जो वाद जारी किए थे उनके अगेंस्ट 70 लोग जो है सिविल कोर्ट चले गए, उन्होंने स्टे ले लिया। बाकी लोगों को जो है तोड़ने की कार्रवाई कर ली। बताया जा रहा बिजली कनेक्शन के हटाने के लिए, हाँ, बिजली कनेक्शन हटाने के लिए हमने जो है उनको लेटर भिजवा दिया है। वो तो बिजली कनेक्शन के हट जाएंगे, ये है, पानी भी बंद हो जाएगा। 3 दिन का अल्टीमेटम देगा उनको, उसके बाद जो है तोड़ने की कार्रवाई हो जाएगी। मेरा कहना यह है सर, सिंचाई विभाग से हमारा पुराना 2018 में नोटिस आए थे। हमारा आवाज चल रहा था यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, इसलिए हम सिविल कोर्ट गए और सिविल कोर्ट से हमने स्टे ले रखा। स्टे है, ये पूरी कॉलोनी पे है, पूरे खसरा नंबर पे है। सब चीज का स्टे होने के बाद भी ये हमारे पास चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कहना है कि मात्र 70 करोड़ पे नहीं है, 70 वादी है, 70 की तरफ से हमने डाला है, खसरा नंबरान पे स्टे लिया है। लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस विभाग को आवंटित करोड़ों की जमीन अचानक गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक एलडीए ने 27 जुलाई 1998 को लखनऊ के आशियाना थाने के लिए 43,201 स्क्वायर फीट जमीन आवंटित की थी। ये जमीन थाने के भवन, महिला बैरक और विवेचना कक्ष जैसी जरूरतों के लिए दी गई थी। उस वक्त ये क्षेत्र शहर से दूर, अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि वो जमीन खाली पड़ी है, लेकिन अब जब चारों ओर तेजी से शहरीकरण हुआ तो यह जमीन सोने के भाव की हो गई। इसकी कीमत आज करीब 8.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस विभाग ने अब पत्र लिखकर एलडीए से जमीन खोजने में सहयोग मांगा है। लखनऊ में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। आम लोगों को लूट, चोरी, डकैती से बचाने वाली पुलिस और पुलिस थाने की जमीन ही चोरी हो गई है। आशियाना थाने के लिए 1998 में एलडीए ने करीब 43,000 स्क्वायर फीट जमीन दी थी। कुछ दिन पहले ही थाने में जब कुछ निर्माण कराने की कवायद शुरू हुई तो जमीन की नपाई हुई। नपाई के दौरान 8,500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन गायब मिली। ये थाने के पोजीशन में ही नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि पुलिस थाने की ये 8,500 स्क्वायर फीट जमीन ही चोरी हो गई है। हाथरस में पुलिस ने 50 लाख की चोरी का खुलासा किया है। नई बस्ती इलाके में हुई इस चोरी में किसी बाहरी चोर का नहीं बल्कि घर की बहू का ही हाथ निकला है। बहू ने ननद की शादी में दिए जाने वाले जेवरात चोरी कर लिए थे। एसओजी टीम और थाना हाथरस गेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चोरी हुए सभी गहने बरामद कर लिए गए हैं। 23 अक्टूबर की रात अकरम नाम के व्यक्ति के घर से लाखों रुपए के सोने के जेवरात चोरी हो गए थे। इनपुट के माध्यम से और जो ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि जो जेवर तो वाकई में चोरी हुए थे, लेकिन इनके यहाँ शादी थी, कुछ आपसी मनमुटाव ही था, जिसके कारण इनके ही घर के किसी सदस्य ने ये जेवर वहां से अपने घर से गायब करके अपने किसी अन्य परिजन को दे दिया था, और ताकि ये जो शादी ना हो सके, इस तरह की बात थी। लेकिन अभी शादी आगामी कुछ ही दिनों में है, तो सही समय पे केस वर्कआउट हो गया है। अमेठी में दिन दहाड़े बाइक सवार युवक पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक को 4 गोलियां लगी हैं, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पेंगा गांव के पास का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। परिजनों ने सूचना दी कि अंकित सिंह जो मनसापुरवा गुजर टोला थाना गौरीगंज के रहने वाले हैं, इनको कुछ
कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे तो परिजनों द्वारा इनको हॉस्पिटलाइज कराया जा चुका था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों के द्वारा इनको हायर सेंटर बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों से जो ओपिनियन मिली है कि इनकी स्थिति सामान्य है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा 3 टीमों का गठन करते हुए पूरे केस को वर्कआउट करने हेतु तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु सभी को लगा दिया गया है। बहराइच में पुलिस ने कार लूटकांड का खुलासा किया है। 30 अक्टूबर को लूटकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के मुख्य आरोपी रंजीत कुमार पर अलग अलग थानों में 29 मुकदमे दर्ज हैं। घटना को अंजाम देने वाले सभी 4 अभियुक्त श्रावस्ती के रहने वाले हैं। दरअसल हजरतगंज थाना क्षेत्र में लखनऊ से कार बुक करके बहराइच आ रहे 4 लोगों ने कार ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 30/11/25 को रात्रि में प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज जब गश्त कर रहे थे तो रोड साइड में एक आदमी इनको मिलता है और उसने बताया कि 4 लोग इसका कैब को बुक किए थे कामता चौराहा लखनऊ से और कैसरगंज तथा जरवल के बीच में इन लोगों ने पेशाब करने के बहाने उतरे और इसको भी उतारा। फिर इसके हाथ बांध कर पीछे गाड़ी में रख लिए और एक आदमी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। कैसरगंज क्षेत्र में ला करके लिंक रोड पर करीब 1 किलोमीटर अंदर इसको उतार करके ये लोग गाड़ी लेकर के भाग गए थे। 5 टीमें गठित की गई थी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, जिसमें सीओ कैसरगंज रवि खोकर तथा कैसरगंज थाना पुलिस और स्वाट टीम प्रभारी मनोज सिंह यादव। हाथरस पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 166 लैपटॉप बरामद किए हैं। पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एक कमरे से करीब 2.5 करोड़ का सामान भी बरामद किया है। वेयर हाउस और कंपनी के कंटेनरों से चोरी कर करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने साथियों के ठिकानों पर छुपाया करते थे। गिरोह के साथियों के साथ मिलकर चोरी किए सामान को अलग अलग जिलों में बेचने का काम करते थे। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाथरस की पुलिस टीम ने एक बहुत बड़ी रिकवरी किया है और इस के बारे में बताना चाहूंगा कि थाना सिकंदरा राव के अक्सौली चौकी क्षेत्र में से यह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर काफी ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो कहीं डंप किया गया है और यह किसी कंपनी का कोई कंसाइनमेंट है जिसका कंसाइनमेंट ही पूरा चोरी किया गया है। इटावा में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक मुस्लिम नाबालिग लड़की ने भगवान राम और माता सीता का अपमानजनक वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद भगवा सेवक हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने आरोपी नाबालिग लड़की और उसके माता पिता पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने धारा 196 में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग छात्रा, उसके माता पिता और सोशल मीडिया पर बना दोस्त आसिफ को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि वीडियो माता पिता और आसिफ के कहने पर बनाया गया था ताकि फॉलोअर्स और कमाई बढ़े। मामला बढ़ने पर छात्रा ने कैमरे के सामने माफी मांगते हुए कहा कि उसे भटकाया गया था। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो वायरल की थी देवी देवताओं को गाली देते हुए, तो उसके बारे में मैं कुछ कह रही हूँ। जो मौलाना को तुम लोगों ने वो किया था तो मैंने गुस्से में आकर ये वीडियो बना दी थी और देवी देवताओं के बारे में गलत बोली थी मैंने, और ऐसी गलती मैं माफ़ी मांग रही हूँ। ऐसी गलती भविष्य में कभी नहीं होगी। मैंने पहले भी माफ़ी मांगी थी और अब भी मांग रही हूँ। हमारे हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम जी, माता सीता, माँ काली के प्रति बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिस कारण से सनातन धर्म के अनुयायियों को प्रभु श्री राम जी जो हम सभी के आराध्य है, सभी लोगों को बहुत कष्ट हुआ था। सभी लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए मांग की गई थी, जिसके लिए आज धरना प्रदर्शन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर होना था। लेकिन परंतु प्रशासन ने सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए कल रात में ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उनका अरेस्टिंग भी हो गई। पाया गया कि यह एक परिवार है जो थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहता है। उसमें एक नाबालिग किशोरी है, उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी।
जिसके संबंध में यहाँ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग यह देखते हुए पाया गया कि इसमें माता पिता को पूर्व से जानकारी थी और कुछ एक दो अन्य अज्ञात व्यक्ति भी इस भूमिका में थे, जिससे कि उनकी जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या बढ़ सके, उनके माध्यम से उनको चैनल्स के माध्यम से उनको पैसे मिलने लगे। अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि उनके द्वारा ये स्टेप उठाए गए थे। मुरादाबाद में अश्लील कमेंट करके वीडियो बनाने वाली दो लड़कियां महक परी एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। दोनों बहनों ने बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महक परी दोनों बहनें मारपीट करते हुए दिखाई दी, जिससे मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क पर जाम लग गया। बता दें कि इससे पहले भी ये दोनों बहनें अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार की गई थीं। इसके बाद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। बागपत साइबर क्राइम थाना पुलिस ने लोगों के बैंक खाते खाली करने वाले 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप पर भेजी गई एपीके फाइल से मोबाइल हैक कर पैसे निकालते थे। पीड़ित व्यापारी कमलकांत भारद्वाज के खाते से 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, डेबिट कार्ड, कैश, गाड़ी बरामद की गई है। और इस जानकारी पर तत्काल साइबर थाने की टीम जो है सीओ साइबर के नेतृत्व में इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई। जब इस पूरे घटना की सभी पहलुओं की जांच की गई तो एक बहुत संगठित गैंग जो लगातार इस तरीके से एपीके फाइल के माध्यम से एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को भेज के और उनको ये झांसा देके कि उनको क्रेडिट पॉइंट्स मिलने हैं, वो एपीके फाइल अनऑथराइज्ड तरीके से इनके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करवाता था और उसके बाद उस एपीके फाइल के माध्यम से उनकी बैंक डिटेल्स लेके सारे उनकी जो धनराशि अकाउंट में होती थी उसको अपने खातों में ट्रांसफर कर देता था। आजमगढ़ में सस्ते प्लॉट दिलाने के नाम पर 5 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित दीपक मिश्रा ने फर्जी रियल एस्टेट कंपनी पर ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिकायत के बाद साइबर सेल ने संदिग्ध बैंक खाता होल्ड कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ने पीड़ित के 5 लाख रुपए वापस कराए। पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की। आवेदक दीपक मिश्रा द्वारा cybercrime.gov.in पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन एवं बहनोई के साथ फर्जी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा सस्ते में प्लाट दिलाने के बहाने यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस शिकायत के प्राप्त होने पर कोतवाली नगर के जो साइबर सेल के प्रभारी और एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई की गई। मुरादाबाद में 340 करोड़ का बड़ा जीएसटी घोटाला उजागर हुआ है। 2 मोबाइल नंबरों से 122 फर्जी फर्में खोली गई थी, जिनका एक ही पता और फोटो था। इन फर्मों ने कागजों में 1811 करोड़ का फर्जी कारोबार दिखाया। व्यापारियों और नामी सीए की मिलीभगत से पूरा घोटाला हुआ। मामले में 8 एफआईआर दर्ज कर पुलिस और जीएसटी विभाग जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले 2 ट्रक पकड़े थे, सशस्त्र इकाइयों द्वारा पकड़े गए थे, जिसमें आयरन स्क्रैप का परिवहन किया जा रहा था। इसमें बेचने वाली फर्म एके इंटरप्राइजेज लखनऊ में पंजीकृत थी और माल दिखाया गया था मुजफ्फरनगर की सौरभ इंटरप्राइजेज को जा रहा था। तो जब जांच की गई तो एके इंटरप्राइजेज के रजिस्ट्रेशन लेते समय जो मोबाइल नंबर डिक्लेयर किया गया था जीएसटी पोर्टल पर, उसमें कुल 122 फर्में पंजीकृत थी पूरे देश में। इसके आधार पर रोका गया उनको और डाउटफुल ट्रांजैक्शन लग रहा था, जिसके आधार पर फिर जांच कराई गई लखनऊ में और मुजफ्फरनगर में। तो दोनों फर्में नॉन एग्जिस्टेंट पाई गई हैं। खबर कन्नौज से है, जहां पर पड़ोस में आए बारातियों को शौचालय का इस्तेमाल करने से रोकना बुजुर्ग व्यक्ति को महंगा पड़ गया। दूल्हे पक्ष के लोगों ने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग ने
कोतवाली पहुंचकर हमलावरों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। बड़ा ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है पड़ोस में बारात आई हुई थी, तो वहाँ के बाराती कुछ जो है सुबह हमारी बनी हुई लैट्रिन में लैट्रिन करने आए। सवेरे जब हमारे भाई वहाँ लैट्रिन करने गए और उन्होंने दरवाज़ा देखा बंद, तब उन्होंने आवाज़ दी कौन है अंदर। जब अंदर से आवाज़ नहीं आई तो फिर खटखटाया दरवाज़ा खोलने के बाद वो बाहर निकला जो अंदर था आदमी बाराती का। तो इसके बाद उसने जब कहा तब वो जो है आँख दिखाने लगा, बोलो सो लैट्रिन करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो उन्हें हमारे यहाँ कुछ सार्वजनिक शौचालय तो है नहीं। तो इसी बात पे कहा सुनी होने लगी। इसी बात पे वहाँ से दूल्हा भागता हुआ आया, सामने खड़े थे दूल्हा और 7-8 लोग और। वो आकर उन्होंने सीधा चाकू अंदर पेट में चला दिया। जब हम बचाने गए तो हमारे ऊपर भी प्रहार कर दिया। तमंचे बट तमंचा पकड़े था वहाँ पे एक आदमी, उसने हमारे ऊपर बट से प्रहार कर दिया। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव घर में बरामद हुआ है। छात्रा शिवानी राठौर का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। दरअसल छात्रा बरेली में किराए का मकान लेकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र से बरेली आई थी। पिछले करीब 4 साल से बरेली में रहकर पढ़ाई पूरी कर रही थी। मृतका के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही पिता ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारी बेटी पढ़ रही थी बरेली में, बीएड बीएससी एमएससी सब कर चुकी थी। एसएससी कोचिंग कर रही थी। 4 साल से रह रही यहाँ। अभी बुधवार को यहाँ दीपावली के बाद बुधवार को आई भैया दूज के बाद में, और शनिवार को हमारी शाम तक बात होती रही। शनिवार से फिर दोबारा बात नहीं हुई। फ़ोन लगाते रहे, घंटी जाती रही, लेकिन कोई बात नहीं हुई। तो हमें सूचना मिली 1 बजे रात के संडे को। सहारनपुर में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 43 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कैराना से गंगो और हरियाणा के इलाकों में स्मैक की सप्लाई करता था। आरोपी के पास से एक फोन और कैश बरामद किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, सहारनपुर रेंज में दिनांक 14 अगस्त से ऑपरेशन सवेरा चल रहा है, जिसमें कि सहारनपुर रेंज के तीनों जनपद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में थाना गंगो पुलिस द्वारा कल 2 नवंबर 2025 को एएनटीएफ सहारनपुर यूनिट के साथ संयुक्त ऑपरेशन करते हुए एक नशा तस्कर जो कि ड्रग पेडलर है उसे गिरफ्तार किया है। और नोएडा सेक्टर 66 में एक बार फिर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने का मामला सामने आया है। 24 घंटे के अंदर दोबारा पाइपलाइन फटने पर मरीजों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। कल भी अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन फटने की वजह से अफरा तफरी मची थी। फिलहाल आज पाइपलाइन फटने के बाद दोबारा मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के डर से गुंडे माफिया हाँफ रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर लोगों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है, और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है। यूपी में अब सब चंगा है, और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। ये लोग जाति के नाम पर फिर से लड़ाएंगे, माफियाज को यहां पे प्रश्रय देंगे,
उन्हें अपना शागिर्द बनाएंगे, लेकिन हमें बंटना नहीं है। बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि बिना किसी का नाम लिए कहा कि इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। 3 बंदर हैं। पप्पू कभी अच्छा बोल नहीं सकता, अप्पू कभी सच सुन नहीं सकता और टप्पू कभी सच देख नहीं सकता। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री उमा भारती ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव को लेकर पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योगी जी मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत का दावा भी किया। बिहार चुनाव को लेकर कि पप्पू, टप्पू और अप्पू, पप्पू अच्छा और सच्चा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। तो मैं क्या करूं इसमें? आप बताओ। ठीक ही कहा, ये कह दूंगी। बिहार चुनाव को लेकर क्या मेरे छोटे भाई ने ठीक ही कहा। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? और हमारी सरकार बननी पहले से ज्यादा। बिहार में रैली के दौरान सीएम योगी के पप्पू, अप्पू वाले बयान पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है और कहा है कि बीजेपी गप्पुओं की पार्टी है, इस पार्टी में बड़े गप्पू हैं। क्या कहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है, बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि इस बार हम सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी बिहार चुनाव के बाद एमएलसी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। अभी एमएलसी के चुनावों को लेकर पार्टी वोट बनवाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा वोट बनवाने के कार्यक्रम और अभियान में हम लोग लगे हैं। जहां तक प्रत्याशी घोषित करने वाला विषय है, तो हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी भी चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग आपस में बातचीत करके, जैसे ये वोट बनाने वाला विषय थोड़ा सा समाप्त होगा, हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करके, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव के बाद पार्टी अपने प्रत्याशी सभी 11 सीटों पर हम लोग घोषित करते हैं।
सिद्धार्थनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग लड़की को प्रेमी ने पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाई और अपने दोस्तों को शेयर कर दी। आरोप है कि प्रेमी और उसके दोस्तों ने नाबालिग लड़की को और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर 8 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच पड़ताल में जुट गई है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 2-3 दिन हुआ, हम बात नहीं करना चाहते थे। फिर इसने हमको धीरे धीरे ऐसे बात करना होकरा, फिर हम बात करने लगे। फिर उसके बाद इसने बोला कि ऐसे ही बात करते रहोगी या फिर मिलने आओगी, या हमको ऐसे बात करते करते बोला। तब फिर हम एक दिन चले गए तो इसने हमको टॉफी खिलाया। फिर वो टॉफी जब मैंने खाया तो जैसे दवा था वो टॉफी, हम खाए। फिर हमको मेरा शरीर कंट्रोल में नहीं था। फिर उसके बाद मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था मेरा। फिर उसने हमारे साथ गलत